नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अशोका द एग्जाम गुरु पर। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, आपके डीएलएड की सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं बहुत जल्द होने वाली हैं। आप सभी अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ा पा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, हम लोगों ने डीएलएड की मैथ्स की क्लासेस पहले लाते रहे हैं। आज भी हम फिर से एक बेहतरीन मैथ की क्लास लेकर आए हैं और ये क्लास डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए होगी, जिसमें हम आने वाली परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साधारण ब्याज के बारे में और उससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, आपका टॉपिक है आयतन धारिता, जिसमें हमें घन तथा घनाभ को पढ़ना होता है। उस पर आधारित बेहतरीन सवालों करेंगे। तो साधारण ब्याज और घन तथा घनाभ के बेहतरीन सवालों को आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग लगभग 15 से अधिक प्रश्नों को हल करने वाले हैं और लगभग हर एक तरह का एक एक प्रश्न मैंने लिया है। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका रिवीजन होगा, दूसरी बात आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं, क्या क्या परिवर्तन होकर आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, वो भी आपको जानकारी मिलेगी। तो आप सभी साथी इसको एक बार शेयर करेंगे और जितने भी साथी हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं उनसे कहना चाहेंगे आप भी कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, साथ साथ में प्रश्नों को हल भी करते हुए चलेंगे। बहुत शानदार प्रश्न है, यकीन मानो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ध्यान रहे, आपके आयतन धारिता की बात करेंगे तो एक प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है हमेशा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो वहां से 2 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है और कई बार 1 नंबर का भी एक प्रश्न पूछ लेते हैं। तो 3 नंबर यानी कि आयतन धारिता से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। साधारण ब्याज का भी एक प्रश्न पूछा ही जाता है। हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज भी मुझे आज की क्लास में डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन आज डिस्कस ना करके नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट प्रश्न लेते हुए आपके पूरा का पूरा रिवीजन करवाने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट चलिए बिना देर की स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। तो ये रहा पहला सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप सवाल को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है 4000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ब्याज से संबंधित बहुत आसान से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आपका साधारण ब्याज से प्रश्न पूछा जाता है और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज से। तो फिलहाल हम लोग आज पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। तो सबसे पहले मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि एक फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। सबने पढ़ रखा है, अब तो आपको बस रिवीजन करवाना है। तो फॉर्मूला ये सभी को याद भी होगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में कितना होता है 100 होता है। ये फार्मूला सबने याद है, बहुत आसान सा फार्मूला है और इसी पर आधारित प्रश्न भी आपके परीक्षा में आता है। ये एक प्रश्न अगर आपको याद है तो साधारण ब्याज के प्रश्न लगभग सभी प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, कह रहा है 4000 रुपए मूलधन है, 10% दर है। तो मूलधन कितना 4000 रुपए, बहुत आसान तरीके से लगा दोगे। दर है आपकी 10% और समय मेरे प्यारे साथियों कितना दे रखा है 2 वर्ष। अपॉन में कितना होगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे तो 40 ढाई 400 और दूनी हो जाएगा 800। तो साधारण ब्याज कितना होगा 800 रुपए होगा। आपने भी इस प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले एक छोटी सी बात मैं और आपको समझा देता हूं। कई बार आपका जो दर है या समय है वो कंप्लीट मान यानी कि पूर्णांक में ना देकर आपका बटे में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 4 सही 1/4% आपकी दर है और समय दे रखा है 5 वर्ष का, समय दे रखा है 5 वर्ष और मूलधन मान लेते हैं 5000 रुपए है। कितना है 5000 रुपए है। आपसे पूछा गया साधारण ब्याज, तो बहुत आसान तरीके से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भाई इस वैल्यू को देखकर, इस मान को देख के डरना नहीं है। कई बार
इस तरह से पॉइंट में देकर या फिर बटे के रूप में देकर आपसे प्रश्न को हल कराया जाता है, और बहुत सारे साथी इन चीज़ों को देखकर डर जाते हैं। तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप लगा सकते हो 5,000 रुपये आपका मूलधन। दर कितनी लगाओगे, देखो पहले अपॉन में 100 लिख लेते हैं। दर कितनी लगाओगे, देखो 6 चौक होगा 24 और 1 25 बटे 4, अर्थात अगर मैं इसका मान लिखूंगा तो 25 बटे 4 ये परसेंट है, तो 25 और अपॉन में 4 आ जाएगा इस तरह से, और गुणे कितना, ये समय कितना है 5 वर्ष। अब लगा लो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई, बहुत आसान सी बात। अब 4 से कुछ कैंसिल ना होगा तो एक काम कर लेते हैं, पंजे पंजे 25, अब 25 25 हम 625 और अपॉन में कितना 4, इससे भाग कर लो। 4 एकम 4, 2 बचेगा 22 हो गया, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 छंग 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 156.25 रुपए आपका क्या होगा, आंसर होगा। बताओ सबको समझ आया? बहुत आसान सी बात, आप यहाँ तक समझ पाए होंगे, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 आप मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक एक साथ में लगे हुए हैं, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी साधारण ब्याज पूछा गया है। अगर मूलधन की बात करें, मूलधन दे रखा है 1,000 रुपये, दर दे रखी है 4% और समय दे रखा है 146 दिन। अब इस बात को समझना है, इसमें समय दे रखा है 146 दिन, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सी बात। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन 1,000 रुपये गुणा दर 4%, समय 146 दिन और अपॉन में कितना आएगा 100। लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हमारी 4% आपकी वार्षिक दर है, इसको दिनों को चेंज करना पड़ेगा वर्ष में। तो आपको पता है इसको 146 को 365 से भाग करेंगे, 146 को 365 से भाग करना पड़ेगा। अब ये वर्ष में बन गया है ना, दिन में दे रखा था, वर्ष में चेंज कर दिया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 73 दूनी होता है 146, 73 पंजे हो जाता है 365, ठीक है। 5 दूनी होता है 10, बहुत बढ़िया। 4 दूनी 8 और दूनी कितना हो गया 16, तो 16 रुपये हमारा क्या होगा, ठीक है। 4 दूनी 8 दूनी हो गया 16, 16 रुपये क्या होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी कि साधारण ब्याज होगा। बताओ सभी को सवाल समझ में आया होगा, यस और नो, कमेंट करके जल्दी से बताओ। बहुत आसान सी बात, सभी साथियों को समझ में आनी चाहिए। भाई हमने इस सवाल में किया क्या कि हमारे पास दिनों में समय दे रखा था, उसको हमने वर्ष में चेंज करने के लिए 365 से भाग कर दिया, और ये अपॉन जो है 100 वो फार्मूले का है। 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये कैंसिल हो गए, बहुत बढ़िया। 73 दूनी होता है 146, 73 पंजे हो जाता है कितना आपका 365, 5 से काटा 5 दूनी हो गया 10, 2 चौक 8 और दूनी कितना हो गया 16 रुपये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करें, कितने वर्षों में, यानी कि समय आपसे पूछा गया है, कितने वर्षों में। 12% दर, तो दर दे रखी है कितनी 12%, दर दे रखी है 12%, और कह रहा है 3,000 रुपये का साधारण ब्याज, यानी मूलधन कितना है 3,000 रुपये, और साधारण ब्याज दे रखा है कितना भाई 1,080 रुपये हो जाएगा। बहुत आसान सी बात। अब जो हमने 2 सवाल 3 सवाल किए इससे पहले, उनमें क्या था, आपसे डायरेक्ट साधारण ब्याज पूछ रहे थे। इस सवाल में मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है समय, तो ध्यान रहे फॉर्मूला एक पता होना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बटे कितना 100। ये पता है तो सब कुछ पता है, जो भी पता है वो लगा दो। भी ब्याज दे रखा है इस बार कितना 1,080, तो स्क्रीन चिपका दो 1,080, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मूलधन दे रखा है कितना 3,000 रुपये, और दर हमारे पास है 12%, और समय हमसे पूछा गया है, कोई दिक्कत वाली बात, बस जो मान दे रखा उसको चिपका दो उसकी जगह पे। अब यहाँ से चाहे तो आपसे समय पूछ ले, चाहे आपसे आपका दर पूछ ले, चाहे आपसे मूलधन पूछ ले, चाहे आपसे ब्याज पूछ ले, कुछ भी आपसे यहाँ देखो 1 2 3 4 चीज़ें हैं, 4 में से 3 कोई भी मान दे देगा, और चौथा आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब फटाफट से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 12
नेमा कितना 108, 3 तियां कितना 9, तो समय बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। समय बराबर कितना होगा 3 वर्ष। कोई दिक्कत? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 नेमा 108, 3 से काटेंगे 3 तियां 9, यानी 3 वर्ष का समय होगा। बहुत आसान सी बात, समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो ऐसे ही आपसे दर पूछ सकता है तो आप कर लोगे आसानी से, है ना। चाहे दर पूछे चाहे समय पूछे, प्रोसेस आपका ध्यान रखना, एक ही फार्मूला लगाना, ज़्यादा घूमना नहीं है कि दर का फार्मूला अलग से ढूंढते फिरो, है ना। किताब में दर का फार्मूला अलग दे रखा होगा और समय का अलग दे रखा होगा, मूलधन का अलग दे रखा होगा। आपको आवश्यकता नहीं है, जैसे मैंने कराया आप ऐसे करके चले जाएंगे, यकीन मानो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ें तो क्या है, साधारण ब्याज की दर कितनी है। ये बेहतरीन सवाल है, दर आपसे पूछी गई है, दर कितनी है, ठीक है। कह रहा है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में और समय आपको दे रखा है 50 वर्ष, समय दे रखा है 50 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आपके मिलने की संभावना रहेगी, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। यूपी टेट में तो ये फेवरेट सवाल है, आता ही आता है इस तरह का। अगर मैं बात करूं कैसे करना है, कहना है कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी। ध्यान से समझेंगे भाई। मान लेते हैं, माना मूलधन मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। मूलधन मान लेते हैं, मान लीजिए 100, तो 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो जो हो जाएगी इसका मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिश्र धन की। अब हमने मिश्र धन के बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन आपने पढ़ा है, सबको जानकारी होगी। मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 100 का मूलधन 100 है, 3 गुना, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा 300 रुपये। अच्छा, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा हो तो एक बात मैं जानकारी समझा दूं, थोड़ी जानकारी के लिए। देखिए, जो राशि उधार लेते हैं या देते हैं, या जिस पर ब्याज लगता है वो कहलाता है मूलधन। जिस पर ब्याज लगता है वो कहलाता है मूलधन। जैसे मान लो 1000 रुपये आपने किसी को दिया है उधार, तो इस पर लगेगा ब्याज। और जो राशि आपको वापस करी जाती, मान लीजिए उसने 1200 रुपये वापस करे, है ना। 1000 रुपये राशि थी भाई, 1200 रुपये राशि हो गई, यानी ये कहलाएगा मिश्र धन। और जो इन दोनों का अंतर होता है वही कहलाता है ब्याज। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है भाई 200, यानी आपका 1000 रुपये था और 1200 रुपये बढ़कर हो गया, यानी 200 रुपये का ब्याज लगा, तो ये कहलाता है हमारा ब्याज। बात क्लियर है। तो ब्याज कैसे निकलता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज कैसे निकलता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ, बहुत आसान सी बात प्यारे साथियों, कि भाई आपसे बोला जाए, देखो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, साधारण ब्याज बराबर क्या पढ़ा हुआ है, मूलधन गुणा दर और गुणे समय और अपॉन में कितना 100, यही तो पढ़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर हमारे लिए मूलधन तो हमने मान लिया 100, दर हमें निकालनी है, ठीक है। समय हो गया कितना 50, ये और निकालना पड़ेगा। दर निकालने के लिए मूलधन पता हो, समय पता हो और ब्याज पता हो। मूलधन मान लिया 100, समय दे रखा है 50 वर्ष, ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज कैसे निकालते हैं भाई, ब्याज कैसे निकालते हैं, बहुत आसान सी बात। ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, और मिश्रधन कितना है 300 और मूलधन कितना है 100, तो आपका मिश्रधन कितना आ गया भाई, ब्याज कितना आ गया 200। यहाँ पर लगा दो, ब्याज 200, मूलधन कितना 100, दर हमें निकालनी है और समय कितना है 50 वर्ष, अपॉन में कितना हो गया 100। कोई डाउट हो तो बताओ। बहुत आसान सी बात समझ में आ रही होगी, बहुत आसान सी बात, यहाँ तक सभी को समझ में आ रही होगी। अब देखो 100 कैंसिल हो गया, 50 100 का होता है 2, तो दर जो होगी, दर कितनी होगी 4%। दर कितनी होगी 4%। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ेंगे कुछ और बेहतरीन सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये भी बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है, साधारण ब्याज की किस दर से, यानी दर यहाँ पर भी आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, और
किसी धन का 10 वर्ष समय दे रखा है, 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। कौन से धन का? मूलधन का। तो यहां पर मान लेते हैं मूलधन, यहां पर भी कितना मान लेते हैं? 100 रुपए। ठीक है, मूलधन का 2/5। अब कह रहे हैं ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज। तो ब्याज कह रहे हैं ये मूलधन का 2/5। आप समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान सा सवाल है। दर पूछी गई है, समय दे रखा है 10 वर्ष का। आप कह रहे हैं सवाल में कि जो ब्याज है वो मूलधन का नहीं उस धन का, यानी मूलधन का 2/5 है। तो मूलधन सवाल में दे नहीं रखा, तो मान लिया कितना? 100। तो ब्याज कितना होगा? 100 का 2/5, यानी कि 5 दूनी 10, तो 20 दूनी होगा 40 रुपए। अब लगा दो फटाफट, ब्याज बराबर, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में 100, यही तो होता है। तो ब्याज यहां पे लगा दो कितना? 100, 40, और मूलधन कितना हमने माना हुआ है? 100, और दर कितनी है भाई? दर निकालनी है। और समय कितना है आपका? 10 वर्ष। समय कितना है? 10 वर्ष। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो दर आपकी कितनी आएगी? 4% आएगी। दर कितनी आएगी? 4%। तो बहुत आसान तरीके से आप इस तरह के सवालों को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना? बहुत बढ़िया सवाल है, इस तरह का सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। अच्छा सवाल है 6, बहुत बढ़िया सवाल है। ये अंतिम सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का। जितने टाइप के मैंने सवाल कराए हैं बहुत बढ़िया सवाल है हर एक सवाल, ठीक है। अच्छा, एक बात समझ लेंगे, अगर हम बात करें तो SI बराबर, इसको हम PRT भी कह सकते हैं। PRT अपॉन कितना? 100। SI का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, T का मतलब समय, ठीक है। तो ऐसा भी कई बार हो सकता है फार्मूला ही पूछ लें आपसे, या फार्मूला दे दे कि निम्न में से साधारण ब्याज का कौन सा फार्मूला है, तो आपका इस तरह से भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपए हो जाती है। अब यहाँ समझेंगे, पहले आप क्या समझेंगे भाई? यहाँ समझेंगे कि भाई दर, यानी कि रेट दे रखा है 5% का, ठीक है, और टाइम दे रखा है कितना? 6 वर्ष। टाइम है आपका 6 वर्ष का। और ये क्या चीज दे रखा है? ये अमाउंट दे रखा है, यानी मिश्र धन दे रखा है 2600 रुपए। ध्यान रखेंगे, ये क्या है? मिश्र धन है। कारण क्या है? कोई राशि 6 वर्षों में 2600 रुपए हो गई। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मूलधन अगर 1000 रुपए है, 1200 रुपए हो जा रही है, तो बढ़ के 1200 रुपये ही। ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ 2600 रुपए हो जाएगी, जहाँ पर हो जाएगी या हो जाती है, इस तरह की चीजें आती, तो इसका मतलब वो मिश्र धन कहलाता है। तो मिश्र धन आपके पास कितना है? 2600 रुपए। अब एक बात समझेंगे पहले, क्या मूलधन यहां पर हमारे पास नहीं पता, दर पता है। दर कितनी है? 5%। समय कितना है? 6, और अपॉन में कितना? 100। अब यहां पर मूलधन भी नहीं पता, ब्याज भी नहीं पता। मूलधन भी नहीं पता मतलब ब्याज भी नहीं पता, मूलधन भी नहीं पता, और हमें निकालना मूलधन ही है। तो एक बात समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान सी बात। क्या? बहुत आसान सी बात, ये ध्यान रखेंगे कि भाई हमारा जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है? अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दें तो क्या मिल जाता है? मिश्रधन मिल जाता है। और मिश्रधन दे रखा है कितना? 2600। चलो, ये ए, मिश्रधन को ए बोलते हैं, मूलधन को P, और साधारण ब्याज का मतलब हो गया SI, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। P हमें पता नहीं है, प्लस, ठीक है, P हमें पता नहीं है, प्लस SI। SI यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं, SI बराबर निकालोगे तो 2600 माइनस P होगा या नहीं होगा? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? हमने ब्याज जो है यहाँ पर है, ब्याज ये निकालना है। तो ब्याज कैसे निकालेंगे भाई? सीधी सी बात है, मिश्रधन में से क्या घट जाएगा? आपका मूलधन। मिश्रधन 2600 है और मूलधन आपके पास P है, तो 2600 माइनस P इस तरह से कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मूलधन हमारे पास कितना होता है? P होता है। P को P लिखे रहने दो, हमने कोई दिक्कत नहीं है। P को हमने P ही लिखे रहने दिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन आसान है आगे। अगर इतनी बात आप सभी साथियों को समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत आसान है।
एक बार फिर समझ लो, यहाँ पर बढ़िया सवाल है और ये एग्जाम में देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, आएगा 2 नंबर में सवाल आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझ लो। एक बार फिर सवाल को समझो। हमारे लिए दे रखा है दर 5%, समय दे रखा है 6 वर्ष और 2600 रुपये हो जाती है, अर्थात ये मिश्र धन दे रखा है, अर्थात ये मिश्र धन दे रखा है। बात क्लियर है। अब लेकिन बात ये है, मूलधन निकालना है तो पी हमें निकालना है, लेकिन पी तो निकालना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ब्याज तो पता होना आवश्यक है। ब्याज कैसे निकलेगा आपको समझने की आवश्यकता है। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी मिश्रधन ए मूलधन पी और एसआई का मतलब हो गया साधारण ब्याज। हमने मिश्रधन रख दिया मिश्रधन और यहाँ से ब्याज निकाल लिया, तो ब्याज निकालोगे तो ये पी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बहुत आसान से यहाँ पे चिपका दिया। बात क्लियर है। अब अपॉन में 1 लिख लो और तिरछी कर दो गुणा, तिरछी कर लो गुणा, या एक काम कर सकते हो तिरछी गुणा ही कर लो, चलो हालांकि कैंसिल भी कर सकते हैं, तो अभी गुणा करो। तो यहाँ पर 6 पंजे 30 पी, 30 पी होगा नहीं होगा बताओ, बराबर भाई 6 पंजे 30 गुणे पी 30 पी, इधर गुणा करो तो ये 26 डबल जीरो तो पहले से ये 2 जीरो और लग जाएंगे, और माइनस 100 पी होगा नहीं होगा, 100 पी हो जाएगा भाई। 100 से गुणा 100 की गुणा दोनों से होगी, 26 100 से भी कर ली और हमने पी से भी कर ली। इसको इधर लेकर आएंगे तो 30 पी और प्लस 100 पी ऐसे करके होगा, बराबर कितना 2,60,000, 2,60,000। एक बात बताओ ये कितना होगा, 130 पी होगा, बहुत बढ़िया 130 पी होगा, जोड़ेंगे तो 2,60,000, 0 से 0 कैंसिल, 13 दूनी होगा 26 यानी 2,000, तो मूलधन कितना आ जाएगा 2,000, मूलधन कितना होगा 2,000। समझ लेना इस सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, 2 नंबर आपके दिला के जाएगा ये, 2 नंबर आपके लिए जब भी प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह का 2 नंबर में आएगा। और इस तरह का प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टेप है ना ये समझ में नहीं आता ये कैसे करा जाए। बात सभी साथियों के लिए यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार यस लिखेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्लास पसंद आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, आगे बढ़ा जाए फिर। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा था। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और बेहतरीन सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमने कुछ ब्याज के सवाल लिए। आपको बस इतनी बात को समझना है कि या तो मूलधन दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो अगर गुने वाला सवाल है, जैसे हमने 2 सवाल गुने वाले किए ना, तो गुने वाले सवाल में मूलधन को 100 मान के आए कर लेंगे। या फिर डायरेक्ट आपसे सवाल आ सकता है SI बराबर PRT पर, SI बराबर PRT अपॉन 100 पर। तो इनमें से 4 चीजें हैं, 4 में से कोई 3 देगा, दर पूछ सकता है, 3 देगा, चौथी पूछ सकता है, कोई भी समय पूछ सकता है, मूलधन पूछ सकता है, ब्याज पूछ सकता है। या फिर जो लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया उसमें मिश्रधन दे रखा था, दर दे रखी, समय दे रखा था और आपसे पूछा गया मूलधन, तो उस तरह का सवाल बन जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे घन और घनाभ की तरफ, यानी आयतन धारिता की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ये कह रहे हैं घनाभ में फलक, शीर्ष, कोने और किनारों की संख्या कितनी है। ध्यान रहे, इस तरह का एक प्रश्न आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। बहुत बढ़िया सा आसान सा प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, चलो घनाभ ही बना लेते हैं। घनाभ की बात करें तो घनाभ आपका इस तरह से बनेगा जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। बात क्लियर है? तो इसमें फलक, फलक का मतलब होता है पृष्ठ। आप जिस कमरे में बैठे होंगे, आप जिस कमरे में बैठे होंगे तो 4 तो दीवारें होंगी आपकी, होंगी तो 4 फलक कहलाएंगे। मतलब 1 दीवार 1 फलक, 4 दीवार 4 फलक, आप गिन सकते हो 4 दीवारें होंगी। 5वीं आपकी छत होगी तो छत भी एक फलक है, और 6ठी आपकी एक फर्श होगी, है ना, फर्श, फर्श भी एक फलक है। तो फलक या पृष्ठ बात एक ही है। तो अगर मैं बात करूं फलक की बात, तो आपने अभी मैंने गिन के बताया फलक कितने होते हैं, 6। फलक या पृष्ठ भी कह सकते हैं, इसी को हम पृष्ठ भी कहते हैं। तो फलकों की संख्या चाहे घन हो चाहे घनाभ हो 6 ही होगा। मैंने फिर से बता रहा हूँ, 4 दीवारें यानी 1 दीवार 1 पृष्ठ 1 फलक हो गया, 4 दीवारें 4 पृष्ठ हो गए, 5वीं आपकी छत और 6ठी आपकी जो है फर्श। बात क्लियर है? तो 6 पृष्ठ हो गए। इसके बाद अगर मैं बात करूं शीर्ष की, शीर्ष देखो, शीर्ष या कोने, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, शीर्ष या कोने, शीर्ष या कोने बात एक ही है।
तो शीर्ष गिन लो, जो कोने आपको दिखाई दे रहे होंगे आप आराम से अपने रूम में बैठ के गिन सकते हो। देखो अगर मैं गिनूं अपनी तरफ से तो एक ये होगा, एक इधर होगा, एक नीचे होगा 2, फिर इधर होगा 3, एक 4 हो जाएगा 4, और 4 के बाद फिर सामने 4 होंगे आपके, जैसे इधर 4 हो रहे हैं आपका 1 2 3 और 4, ऐसे ही सामने 4 होंगे। तो कितने आपके कोने होंगे, कोने या शीर्ष होंगे 8, आप गिन सकते हो कोने। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया है इसमें किनारे, तो किनारे गिन सकते हो, किनारे होते हैं 12। ठीक है, किनारे मतलब भुजाएं कह सकते हैं। तो आप आराम से बैठकर अपने रूम में गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आराम से गिन लो, मैंने अपनी तरफ से गिनने की आप कोशिश करी समझाने की। तो ये आपके किनारे कितने होते हैं 12, शीर्ष या कोने होते हैं 8, और फलक या पृष्ठ होते हैं कितने 6। तो ये चाहे घन हो या फिर घनाभ हो, ये सभी के लिए सेम कंडीशन होती है मतलब सभी में 6 पृष्ठ होते हैं, दोनों में 6 पृष्ठ होते हैं, दोनों में ही शीर्ष 8 होते हैं, दोनों में ही किनारे होते हैं 12। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? साधारणतया एक किताब एक ठोस आकृति है जिसका नाम, ये प्रश्न जो है बहुविकल्पी रखा हुआ है मैंने, कि इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। तो कह रहे हैं किताब एक ठोस आकृति है जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज, घन, आयत या घनाभ। देखो घन में किताब आपने देखी, किताब में देखो मोटाई भी होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। तो जहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई है ना, ऊंचाई या मोटाई बात एक ही है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग दिखाई दे तो कहलाता है घनाभ। अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो तो होता है घन। तो यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा? जो किताब होगी अगर ठोस है तो भाई किसके आकार का होगा? घनाभ के आकार की होगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ फटाफट से। ठीक है, फॉर्मूले आप सबने पढ़े होंगे। देखो घन और घनाभ में फॉर्मूले सारे मैंने पढ़ा रखे हैं, चाहो तो आप जो है प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेंगे। फॉर्मूले मैंने सारे बता रखे हैं और आपने भी किताब से फार्मूले जरूर पढ़े होंगे जिस किताब से आप तैयारी कर रहे हैं। तो फार्मूले बताने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे साथ साथ में प्रश्न के साथ में ही आपको फार्मूले जो भी बनेगा वहाँ पर मैं बताता हुआ चलूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, भुजा की लंबाई। तो घन कैसा होता है? घन ऐसा होता है, देखो जरा, घन का मतलब हो गया जिसमें सभी भुजाएं यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी हो? बराबर हो। तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, मतलब लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए। तो आयतन होता है भुजा की घात 3, याद होगा ना, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी चीज़ दे रखी है ना उसको पहले लिख लिया करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना? 96 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी भुजा आपसे पूछी है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होगा, आप देखेंगे 6 पृष्ठ होते हैं तो 6 पृष्ठ का फार्मूला ये वाला होगा, सबने पढ़ा होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², जबकि ये पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a²। कितना होता है? 4a²। लेकिन यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो 6a² होगा। जब तक पार्श्वीय शब्द इस्तेमाल ना करें तब तक आप उसको संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल ही मानकर चलोगे। तो 6 पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है a², तो 6 का होगा 6a²। बहुत आसान सी बात, आप समझ पा रहे होंगे। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया है, आप उस वीडियो को जाके जरूर देखेंगे। प्लेलिस्ट में जाएंगे, DLED 3rd सेमेस्टर मैथ लिखा होगा, उसमें जाके देखेंगे सारे फार्मूले मैंने बहुत आसान तरीके से बताए हैं। आप उस क्लास को देख लोगे तो भूलोगे नहीं। फिलहाल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a²। यहाँ से 6 से कैंसिल होगा, 16 आ जाएगा। a² बराबर होगा 16, और आपको पता है अगर वर्ग लगा होता है तो वर्गमूल निकालना पड़ता है संख्या का। तो वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4 आएगा, और हमसे भुजा ही पूछी गई थी, तो आंसर कितना होगा इसका?
4 सेंटीमीटर। ध्यान रहे इकाई बहुत जरूरी है, इकाई कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। बात यहां तक सबको क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़ेंगे कुछ और बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी सॉल्व करेंगे। किसी ठोस घन पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 216 वर्ग मीटर, आयतन कितने घन मीटर होगा। यह भी सवाल इसी तरह का है। इसमें पहले भुजा निकालो फिर आयतन निकालो। तो जल्दी से पहले भुजा निकालेंगे फटाफट से। तब तक मैं अपना मार्कर में इंक डाल लेता हूं। जल्दी से बताओ फटाफट से भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इसमें भी, यानी 6a² किसके बराबर होगा 216 के बराबर होगा। तो यहां से भुजा निकालो भाई, कितनी आएगी। भुजा निकाल लोगे फिर उसकी सहायता से आप लोग क्या करोगे, आयतन निकाल लोगे। तो बहुत आसान सी बात है, आप सभी साथी इसको आसानी से कर भी सकते हो भाई। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6a² है ना, 6a² बराबर दे रखा है 216। तो 6 से कैंसिल करोगे 36 आएगा। तो a² बराबर हो रहा है 36। तो a बराबर हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे 36 का। तो आप सभी साथी जानते हैं वर्गमूल कितना आ जाएगा 6। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात कर रहे हैं। वर्गमूल आ गया 6, यानी कि ये मीटर में है, वर्ग मीटर में। तो ये मीटर में भुजा आ जाएगी। भुजा अगर 6 मीटर है तो आपको पता है घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 यानी a की पावर 3। तो a कितना है 6, 6 की पावर 3 हो जाएगा। 6 छंग 36 छक्का 216। और ध्यान रहे अगर पावर 3 है तो इकाई पर भी पावर 3 लगेगा, है ना भाई। घन है इसका मतलब इकाई भी घन में होगी। तो इकाई किसमें, मीटर में है, तो मीटर का घन करेंगे यानी मीटर क्यूब। तो आयतन किसमें आएगा 216 घन मीटर। तो यहाँ पर हालांकि ये बराबर है, तो ऐसा नहीं कि हर सवाल में बराबर होता है कि खुशी में पागल हो जाओ, है ना, ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बाई चांस ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सेम हो गया, ऐसा होता बिल्कुल नहीं है, अलग अलग आता है। लेकिन संख्या यहाँ पर कुछ ऐसी बनी हुई है जिससे ये दोनों बराबर आ रहा है। फिलहाल सवाल हमें ऐसे करना होगा और ये अच्छा सवाल है। ये एग्जाम में यूपी टेट में भी सवाल आया हुआ है और आपकी परीक्षा में इस तरह का सवाल भी आया हुआ है। बहुत आसान सी बात कि भाई हमारे लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, भुजा निकालनी पहले और भुजा की सहायता से आयतन। तो पहले जो चीज़ ना पता हो पहले वो निकालनी पड़ती है, इसके बाद हमें जो पूछा गया होता है वो हमें लगा देना होता है। आगे बढ़ेंगे कुछ और बेहतरीन सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, कह रहे हैं किसी घन का आयतन दे रखा है 125 घन मीटर, एक फलक का क्षेत्रफल। तो पिछले जो सवाल करें उनमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, तो पहले भुजा निकालनी पड़ी पहले सवाल में। दूसरे सवाल की बात करेंगे तो उसमें क्या था कि आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था और आयतन पूछ रहे थे, तो पहले भुजा निकाली फिर आयतन निकाला। लेकिन इस सवाल में अगर बात करेंगे तो घन का आयतन दे रखा है। अगर मैं कहूँ घन का आयतन, तो आयतन दे कितना रखा है, जो चीज़ दे रखी है पहले ऐसे करके लगा दिया करो। तो घन का आयतन दे रखा है 125 घन मीटर, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना। अब आयतन का फार्मूला, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, 125। ये तो बात सबको समझ में आ रही। और ये तो पता होगा कि अगर क्यूब लगा होता है तो इधर आके घनमूल निकलता है, घनमूल। ये 3 लगेगा आपका करनी में इस तरह से। वर्गमूल का में तो कुछ लगता नहीं है, घनमूल में 3 लगता है। और आपको पता है घनमूल कैसे निकालते हैं, 125 के फैक्टर करोगे तो 5 से कटोगे 25 आएगा और 5 से कैंसिल करोगे तो 5 आएगा। 3 संख्याओं में से, घनमूल में से 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं तो घनमूल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये किस में दे रखा है, इकाई आपकी है मीटर में, है ना। आयतन दे रखा है, घन सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये किस में आएगी, भुजा सेंटीमीटर में आएगी। भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में आएगी। अब कह रहा है एक फलक का क्षेत्रफल, सुनो ध्यान से। एक फलक का क्षेत्रफल, मैंने अभी आपको बताया कि घन हो चाहे घनाभ हो उसमें फलक कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, फलक होते हैं 6। ये सबका नहीं पूछ रहे, ये एक फलक का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। और आपको पता है जब भुजाएं बराबर होंगी तो ये जो घन होता है ये वर्गों से मिलके बना होता है, ये वर्गों से मिलके बना होता है, ठीक है। यानी जितने फलक हैं उतने ही वर्ग। तो अगर आप इस बात को समझें कि मैं घन की बात करूं तो घन कितने वर्गों से मिलके बना होगा, 6 वर्गों से मिलके बना होगा। जितने पृष्ठ उतने वर्ग, बहुत आसान सी बात। 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं, ये तो आपको पता है, तो उतने ही वर्ग लगेंगे। तो आपसे पूछा गया एक पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक का
क्षेत्रफल। तो एक फर्क का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा, भुजा स्क्वायर है ना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है यहाँ पर 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा 25, स्क्वायर है तो सेंटीमीटर वर्ग, यानी कि वर्ग लगा देंगे सेंटीमीटर के ऊपर, तो आपका आंसर होगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। 25 वर्ग सेंटीमीटर। इकाई का विशेष ध्यान रखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो जरा, बहुत बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, मैंने बहुत अच्छे सवाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो कई बार अनुपात से संबंधित सवाल भी पूछ लेते हैं। दो घनों का आयतन का अनुपात दे रखा है 27:64, यानी कि आपसे दोनों के जो आयतन है, आयतन में अनुपात कितना है 27:64। मान लेते हैं पहले का आयतन B1 और दूसरे का आयतन B2, तो इनका आयतन दे रखा है 27:64 के अनुपात में। आयतन V और B2 लिखा, वॉल्यूम मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम मीन्स होता है आयतन। तो पहले घन का आयतन और अपॉन दूसरे घन का आयतन 27 अनुपात कितना है 64। हमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। तो एक काम करो, आयतन का फॉर्मूला लगाओ। तो पहला आपका भुजा हो जाएगी A1 की पावर 3, दूसरा भुजा A2 होगी तो उसकी पावर में 3, क्योंकि जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 ही तो होता है। अब अलग अलग भुजाएं हैं तो A1 और A2 लगा लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले घन का आयतन A1 क्यूब हो गया, दूसरे का A2 क्यूब। ये हमें दे रखा है 27 अपॉन कितना 64। अब यहाँ पे समझेंगे A1 अपॉन A2 बराबर क्यूब लगा, यहाँ पर भी क्यूब लगा, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, घनमूल निकलेगा। यहाँ पर क्या निकलेगा भाई, क्यूब लगा होता है तो घनमूल निकलता है ऐसे करके। तो 27 का घनमूल निकालो और इसका निकालो 64 का। तो A1 अपॉन A2 कितना, 27 से घनमूल 3 आएगा, और इसका आएगा 4 चौक 16 चौका 64 है ना, तो 4 आ जाएगा। यानी भुजाओं में अनुपात कितना आ गया, भुजाओं में अनुपात आ गया 3:4। बात क्लियर, 3:4। बहुत आसान सी बात, आप समझ पाए होंगे यहाँ तक, बात सबको क्लियर है। लेकिन ये सवाल का आंसर नहीं है। अगर आपसे पूछा होता कि भुजाओं में अनुपात क्या होगा तो आंसर होता 3:4, लेकिन आपसे पूछा गया है पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। अब पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। यहाँ पर A1 है तो 6a1² अपॉन 6a2² होगा, 6a2²। इसमें आंसर पूछा, इसका मान आपसे पूछा है, तो बहुत आसानी से कर लोगे ना। कैसे करके, 6 से 6 कट जाएगा, और A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इसको लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, कारण क्या है भाई, A1² और A2², दोनों पे स्क्वायर लगा, दोनों पे हमने एक बार में होल स्क्वायर लगा दिया। अब A1 अपॉन A2 आप देख पा रहे कितना है, 3:4 है, यानी 3/4 है। इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो आपका अनुपात कितना होगा, 9:16 होगा, 9:16 होगा। बताओ, सबको क्लियर है? बेहतरीन सवाल, बहुत बहुत बढ़िया सवाल हैं। यकीन मानो ये सवाल सबके सब इम्पॉर्टेंट है, कोई भी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बात क्लियर यहाँ तक? चलो 2-3 सवाल और बचे हैं, इन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक झील की लंबाई और चौड़ाई 40 मीटर तथा 10 मीटर है ना। इसमें 1200 घन मीटर पानी है, झील की गहराई। अब देखो, लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, यानी अलग अलग हो गई। तो इसका मतलब ये कहलाएगा हमारा घनाभ। क्या कहलाएगा, घनाभ। और घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों, ऊंचाई मतलब गहराई, बात एक ही है। ऊंचाई का मतलब गहराई है ना, बात एक ही है। तो लंबाई है 40 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर, और ऊंचाई यानी गहराई हमसे पूछी गई है। तो आपको ये तो पता होगा ना कि इसमें घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और आयतन दे रखा है, कह रहे हैं उसमें कितना पानी है, 1200 घन मीटर पानी है, 1200 घन मीटर पानी है। तो ये आयतन कहलाएगा। जहाँ भी घन मीटर है, मीटर क्यूब हो, तो आयतन कहलाता है। और आयतन होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ये दे रखा है 1200। लंबाई कितनी है, 40 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर, और ऊंचाई यानी गहराई हम लोगों ने बनानी है।
ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से, 4 3 कितना होगा 12, तो ऊंचाई कितनी होगी 3 मीटर, ऊंचाई कितनी होगी 3 मीटर। बहुत आसान सा सवाल, आपको समझ में आया होगा। तो इसमें एक तरह से पानी की धारिता, यानी धारिता का मतलब आयतन दे रखा था, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई किसका, घनाभ का, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लगा दिया। लंबाई दे रखी थी 40, ऊंचाई दे रखी, चौड़ाई दे रखी थी 10 और ऊंचाई यानी गहराई हमसे पूछी गई थी। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ये सवाल बहुत ध्यान समझेंगे, जहां पर ईंटों की संख्या या कुछ ऐसे सवाल आए जिनको पिघलाकर घन या घनाभ में कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरह के सवाल पर विशेष ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 8 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। तो कह रहा है घन की भुजा। एक बात बताओ, ये कह रहा है जो घन का आयतन है ना, समझेंगे ना, घन का आयतन कह रहे हैं 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 8 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है, यानी घनाभ का आयतन, ये खुद कह रहे हैं भाई कि जो घन का आयतन है ना वो घनाभ के आयतन के बराबर है। और घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या लंबाई पता है हमें? बिल्कुल पता है। लंबाई कितनी है भाई घनाभ की? 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। हमसे भुजा की घात 3 पूछा गया है, यानी यहाँ से भुजा पूछी गई है। कह रहे हैं घन की भुजा बताओ, तो ये तो a क्यूब है, a निकालना है, तो a बराबर कैसे होगा? इधर आके घनमूल में चेंज होगा, ये तो पता होगा। तो इसके फैक्टर कर लो, 3 गुणे 3 कर लो, इसको कर लो 2 3 6, इसको लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। ये बताओ किसको समझ में नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ कितना है? 9 6 और 8। ठीक है, 9 6 और 8। तो अब यहाँ पर क्या निकालना है हमें? भुजा की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो बहुत आसानी से कर लो। कैसे कर पाओगे बताओ? देखो, जब घनमूल निकालते हैं तो 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या, तो 3 देखो 3 बार है, 3 3 बार है, ठीक है, तो यहाँ से 3 एक बाहर आ जाएगा, सही है, 3 एक बाहर आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8, सही है। इसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर, तो देखो ये जो है ना, ये 3 2 बार दिखाई दे रहा है, मतलब जो 2 है वो 3 बार दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा। और ये जो 2 है ये ऐसे ही रह जाएगा अंदर, ये ऐसे ही, तो घनमूल इसका निकलेगा नहीं, मतलब 2 ऐसे ही रह जाएगा अंदर। तो कितना होगा? 3 दूनी 6 6 और घनमूल 2, ये ऐसे करके हमारा आंसर होगा। इसकी इकाई किस में आ जाएगी? सेंटीमीटर में। बताओ, सबको समझ आया? सबको समझ आया? घनमूल में क्या होता है? 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या हम लोग ले लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? यस और नो? बहुत आसान सी बात है, ठीक है। जिसका नहीं निकलता है वो ऐसे ही रह जाएगा, ये इसका पेयर नहीं बना, मतलब 3, इसके केवल एक ही 2 था, 2 और 2 होते तो वहाँ से 2 सीधे बाहर आ जाता, इसका नहीं बना। तो देखो 3 हमारा 3 बार है वो बाहर आ गया, 2 हमारा 3 बार है वो बाहर आ गया, ये 2 हमारा ऐसे ही रह गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। लिख दो ऐसे मल्टीप्लाई करके, तो हमारा कितना होगा? 6 क्यूब रूट, 6 तो बाहर है, क्यूब रूट ऑफ यानी घनमूल किसका? 2 का, ये आंसर हो जाएगा आपका। बताओ, सबको सवाल समझ में आया? यस और नो? यस और नो? जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट, जल्दी सब लोग, जल्दी से फटाफट सब लोग कमेंट करके बताओ, सबको सवाल समझ में आया? तो ये हमारा आंसर होगा इसका। अब नेक्स्ट की बात करेंगे।
तो ये आज हम इतने ही सवाल रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 तक ही सवाल रखेंगे इसमें। आगे अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। आज हम इतने ही सवाल रखते हैं। अगली नेक्स्ट क्लास में आगे और बेहतरीन सवाल लेंगे इसी टॉपिक के। कुछ ईंटों की संख्या वाले, जैसे कि दीवार बनाई जाती तो उसमें ईंटें लगाई जाती, तो ईंटों की संख्या वाले सवाल पूछ लिए जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग सभी साथी? तो उस तरह के सवाल हम लोग को, कुछ बक्से वाले, बक्से कितने आएंगे कमरे के अंदर, बक्से कमरे के अंदर कितने आएंगे, बक्सों की संख्या वाले सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो उस पर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत शानदार तरीके से क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना कतई ना भूलें। आप सभी साथियों का, सभी महारथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।